का हमारा टॉपिक क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान की कर्तव्य को पढ़ने से पहले ना हम कुछ मूल बातों को इसमें जानते हैं, मूल कुछ चीजों को इसमें समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से हमारे अधिकार हैं उसी प्रकार से हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाने का काम जो है वो हमारा भारतीय संविधान करता है। भारतीय संविधान हमें एक अधिकार देता है तो हमसे अपेक्षा भी करता है कि वो हमसे कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी कराएं। ठीक है, दूसरा है, अब मैंने आपको शुरू में बताया था ये जो मूल कर्तव्य है ना, उस मूल कर्तव्य को जब आपातकाल लगा हुआ था तो उस आपातकाल के समय भारतीय संविधान के भाग चार मैंने कल आपको बताया था, जब भी किसी प्रकार से संशोधन होता है या किसी प्रकार से किसी चीज को जोड़ा जाता है, कानून को जोड़ा जाता है ना, तो उसको एक नया एक क्रम दे दिया जाता है। भाग 4 में कुछ और था, यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ है भाग 4 का, तो इसको कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी वर्तमान में 25 भाग, तो 25 भाग इसीलिए है कि ये जो चार का जो जुड़ा है ना, वो क्या हुआ, एक भाग की संख्या को बढ़ा दिया। अगर आप संविधान में रहे होंगे, संविधान जब हम पढ़ रहे थे तो उसको अगर आप समझे होंगे तो समझ में आ जाएगा। तो भाग 4 का में इसको जोड़ा गया है 42वें संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से 1976 में, मैं 72 बोल रहा था शायद, 1976 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा थी, इस चीज को भी मैंने आपको बताया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया है। किसकी अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर इसको संविधान में जोड़ा गया था। उसकी एक कमेटी बनी हुई थी। ठीक है, कमेटी बना था, समिति बना हुआ था जो नागरिकों के कुछ कर्तव्यों का संकलन करके वह संसद के सामने पेश करे। उसी की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत, अनुच्छेद मतलब नियम नंबर 51 का के अंतर्गत इसमें हमें टोटल 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य अभी तक हमें प्राप्त है। ठीक है, 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य है, जिनमें 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। लेकिन जो 11वां नंबर का जो एक कर्तव्य जो हमारा था, ठीक है, वो 11वें नंबर के मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वां है ना 86 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, वो था हमारा शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं ना, उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाता था, वो चीज जोड़ा गया था। और ये चीज है कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है वो रूस के संविधान से लिया गया, मतलब इसको रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई होगी तो हम टोटल अब 11 प्रकार के जो संविधान मौलिक कर्तव्य है ना, उस मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। मैं आपके लिए एक बात पढ़ के बता देता हूँ। मौलिक कर्तव्य पहला तो यह है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, आगे मैं एक एक लाइन का डिटेल बताऊंगा, मैं भी आपको केवल पढ़ के बता रहा हूँ। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा क्या है, देश की रक्षा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठवां है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां जो है, जिसको 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो है माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। तो ये है हमारे टोटल 11 कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो चलो अब एक एक लाइन पर ना हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखो, मौलिक कर्तव्य एक क्या बोलता है। मौलिक कर्तव्य एक हमें यह बोलता है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान आप सबको पता है, हमारा भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ, जो विश्व का एक सबसे बड़ा संविधान के साथ साथ
लोकतंत्र का लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। और इस संविधान को बहुत सोच समझकर बनाया गया है। तो संविधान और उसके आदर्श, आदर्श मतलब उसकी प्रस्तावना, मैंने आपको प्रस्तावना के ऊपर पूरा बताया था कि प्रस्तावना में हर जाति, हर मजहब, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ बातें कही है, ठीक है। तो उनके आदर्शों का हमें क्या करना है, उनके आदर्शों का आदर करना है। उस प्रस्तावना में लिखी बातों को हमें उसका आदर करना है। संस्थाएं मतलब जो संसद बनी हुई है, भारतीय संविधान के द्वारा निर्मित जो भी संस्था बनी है उसका हमें आदर करना है। हमें अपने राष्ट्र ध्वज का आदर करना है, ठीक है। राष्ट्र ध्वज जब फहराया जाता है, राष्ट्र ध्वज जब भी कहीं पर हम देखते हैं तो उसका हमें सम्मान करना है, और साथ ही साथ हमें राष्ट्रगान का भी आदर करना है। राष्ट्रगान है, याद रखना, राष्ट्रगीत नहीं है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रगान है उसका हमें सम्मान करना है, और सम्मान करने के साथ साथ जब भी हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हमें एक सम्मान की मुद्रा में खड़े होना है। मौलिक कर्तव्य नंबर 1 हमें यह बताता है, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य 2 हमें क्या चीज के बारे में बताते हैं, तो मौलिक कर्तव्य 2 में क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उसका पालन करना है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, आप सबको पता है कि हमारा देश जो है ना वो लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, आप सबको पता है। एक समय के बाद जब 1857 में जब क्रांति हुई थी तो उस समय से लोगों को लगा कि अब हम अंग्रेजों को यहाँ से मतलब जाने को मजबूर कर सकते हैं और हमें स्वयं स्वतंत्र होकर शासन के बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं और हम आजाद हो सकते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजों से आजादी की मुक्ति के लिए बहुत सारे आंदोलन चले थे। उस आंदोलन का जो आगाज है वो 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, ठीक है, और उसके बाद अगस्त क्रांति हुआ, वही जो भारत छोड़ो आंदोलन है, बहुत प्रकार के आंदोलन हुए थे। इन आंदोलनों ने क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार है उनकी जड़ें हिलाकर रखती थी, मतलब उनको सोचने पर मजबूर कर दिया था कि भारत की जो जनता है वो हमसे किस कदर से नाराज है या किस कदर से वो हमसे परेशान है, ठीक है। हमारे जो महापुरुष है जिसकी बदौलत हमें आजादी प्राप्त हुई, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, या जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए भी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी आहुति दे दी, ऐसे लोगों को हमेशा अपने हृदय में संजो कर रखना है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर इन लोग आंदोलन नहीं करते तो हो सकता है कि आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते और जो हम स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन नहीं कर रहे होते। तो मौलिक कर्तव्य 2 हमें यही बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, मतलब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब के सब, इनको अपने हृदय में संजोए रखना है और उसका पालन करना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 3 हमें क्या बोलता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की संप्रभुता का मतलब क्या होता है, का मतलब यह होता है कि कोई भी राष्ट्र जो है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, पैसे के दम पर, सेना के दम पर या किसी अन्य के दम पर, ठीक, वो कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो ताकतवर देश जो है वो हम पर हुकूमत नहीं कर सकता। हम किसी के साथ भी विदेश नीति बना सकते हैं, हम किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी के साथ भी दुश्मनी कर सकते हैं, हम अपनी जनता के लिए कोई भी नियम कानून बना सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश जो है ना वो हमें यह नहीं बोल सकता कि आपको इस प्रकार से अपनी राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए, यहाँ विदेश नीति आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये संप्रभुता होता है। एकता का मतलब है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, अरबी, मुसलमान बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। ये हमारे देश की एकता है। तो इस एकता को हमें बनाए रखना है, छोटी छोटी सी बातों पर हमें लड़ाई नहीं करना है, जिसकी वजह से एक समय के बाद हमारा जो भारत जो है वो टुकड़ों में कट जाए या टुकड़ों में बट जाए। हमें देश की अखंडता को सुनिश्चित करना है। अखंडता मतलब वो खंड खंड ना हो, वो टुकड़ों में न विभाजित हो, जैसे पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ, बांग्लादेश के रूप में अलग हुआ या किसी अन्य के रूप में अलग हुआ। अब ऐसी परिस्थिति हमें आने नहीं देनी है, इसको बोला जाता है अखंडता। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण मतलब जो इस प्रकार से अभी तक जो चला आ रहा है,
हमारा भारत एक है ना, विविधताओं का देश कहा जाता है, विविधता में एकता है हमारे देश में, इसको हमें बनाए रखना है, ठीक है। इसको तो ये तो था मौलिक कर्तव्य नंबर 3, ठीक है। अभी कर्तव्य 4 हमें क्या बोलता है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, ठीक है। बॉर्डर में सैनिक लोग तो है ही, ठीक है, बॉर्डर में सीमा पर सैनिक लोग डटे पड़े, 24 घंटे डटे पड़े हैं और उनके रहते हम पर कोई भी आंच नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हमें देश की रक्षा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। भगवान न करे कल के दिन में अगर युद्ध वाली की स्थिति आ जाए, ठीक है, तो हमें द्वितीय पंक्ति, दूसरे नंबर की पंक्ति बनकर देश की सेवा के लिए तैयार होना है। हमें उन सैनिकों का हौसला अफजाई करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें एक होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब एक होकर हमें भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, ठीक है। यही हमारे लिए देश की सेवा होगी। अगर हम मजहब में बढ़ जाए, धर्म में बढ़ जाए, संप्रदाय में बढ़ जाए तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारे देश पर आक्रमण कर लेगा। और साथ ही साथ राष्ट्र की सेवा हमें करना है। राष्ट्र की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, इन कर्तव्यों का पालन करके राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। समय समय पर टैक्स देकर हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। हम अपने आसपास को साफ सफाई करके राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। बेजुबान जानवरों की सुरक्षा करके हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। ऐसे परिवार जिनके पास राशन रोटी खाने पीने के लिए सामान नहीं, उनकी सहायता करके हम उसकी राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमें बोलती है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मौलिक अधिकार 5 क्या बोलती है, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य 5 हमें बोलती है कि भारत के सभी लोगों में समरसता का मतलब है समान भाईचारा, समान मतलब मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति। समरसता का मतलब है मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति, संस्कृति और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता मतलब सब मिलजुल के रह रहे हैं, यह समरसता है, ठीक है। हमारे मैंने बहुत पहले आपको बताया हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। इन लोगों की अपनी एक संस्कृति होती है, हमें हर किसी के संस्कृति की सम्मान करना है, हर किसी के संस्कृति का सम्मान करना, उसका अपमान नहीं करना है। और हमें एक भाईचारे के रूप में रहना है। जैसे घरों में भाई मिलजुल कर रहते हैं ना, उसी प्रकार पूरे देश में एक समान भातृत्व मतलब एक भाईचारे की भावना के साथ रहना है कि कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे परिवार के अंग है, ठीक है। इस प्रकार की भावना का निर्माण करना है। साथ ही साथ जो धर्म ऐसे भावना का निर्माण करना है जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो मतलब दूर हो। मतलब हमें ये नहीं देखना है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख ईसाई, हम सबको अपना भाई समझना है। उसकी भाषा कोई भी हो, तमिल बोलता हो, तेलुगु बोलता हो, मराठी बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, छत्तीसगढ़ी बोलता हो या उड़िया बोलता हो, उसकी भाषा के आधार पर हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। और न ही वो किसी भी प्रदेश का हो, मैंने बताया तमिलनाडु का हो सकता है, उड़ीसा पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश किसी भी प्रदेश का हो सकता है, हमें उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। और न ही वर्ग आधार पर, वर्ग मतलब ऊंच नीच बोलते ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब वर्ग होते हैं, ऊंच नीच का वर्ग होता है, इसके आधार पर हमें किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है। साथ ही साथ एक अगली लाइन लिखी हुई है जो महत्वपूर्ण है आज के दृष्टिकोण से, हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। गलत है, हमें महिलाओं का सम्मान करना है। किसी भी स्त्री को हम डायन नहीं बोल सकते, किसी भी स्त्री को हम दहेज प्रथा के लिए अपमानित नहीं कर सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, सती प्रथा चलती थी, है ना, विधवा प्रथा चलती थी और छोटे छोटे उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो ये सब क्या है, ये सब तो महिलाओं के मतलब प्रताड़ित करने वाली बात है ना। लेकिन आज के समय में दहेज प्रथा है ना, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ये भी है। कुछ कुछ महिलाओं को समाज से बाहर कर दिया जाता है, वो टोनी है, वो डायन है, वो दुनिया भर का है करके। तो ये जो प्रथाएं हैं वो प्रथा गलत है। तो ऐसी प्रथाओं को हमें त्याग करना है, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि अगर महिलाओं के साथ अगर अत्याचार होता है तो उस अत्याचार का हमें क्या करना है, विरोध करना है, हमें स्त्रियों का सम्मान करना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 5 हमें यह एक बात बताती है कि हर स्त्री समान है और हर स्त्री हमारी माँ और बहन के समान है, इसलिए हमें उसकी क्या करना है, उसका सम्मान करना है। जैसे घर में हम सम्मान करते हैं अपनी माताओं बहनों का, उसी प्रकार से हर स्त्रियों का सम्मान जो है समाज में करना है। यह मौलिक कर्तव्य 5 हमें बताता है। मौलिक कर्तव्य 6 हमें क्या बता रहा है, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य 6 में इसमें लिखा हुआ है
कि हमारी सामाजिक संस्कृति, इस चीज को याद रखना भी समझाऊंगा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सामाजिक मतलब होता है अंग्रेजी में कंपोजिट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोला जाता है हिंदी में समग्र। समग्र मतलब होता है कुल, समग्र का मतलब होता है कुल। तो इसमें लिखा है सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति मतलब आप सबको पता है कि हमारे भारत में हम बहुत पहले से प्राचीन काल से देखते हैं ना, तो हमारे भारत में बहुत सारे जो लोग हैं वो विदेशों से आए हैं। आप सबको पता है, छठवीं की बात करें या सातवीं की बात करें, छठवीं की अगर मैं बात करूं तो छठवीं में आप सबको पता है कि हमारे व्यापार अरबों के साथ होता था, अरब देशों में होता था। तो अरब व्यापारी हमारे भारत में आते थे व्यापार करने के लिए। हमारे यहाँ के लोग क्या है, अरब देशों में जाते थे, समरकंद, बुखारा और ऐसे इस प्रकार से बहुत तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ऐसे देशों में जाते थे। तो हम वहाँ के जो लोग हैं ना, वो हमारे भारत में आकर बस गए, व्यापार के नाम पर आए थे लेकिन बस गए, और बसने के बाद धीरे 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 वो क्या है, भारत के ही नागरिक हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से बाद में कौन आए, मुगल लोग आए। मुगल मतलब मुसलमान लोग आए, मुगल मतलब अरबी लोग आए, मुगल मतलब अफगानिस्तान वाले लोग आए, मुगल मतलब शाहजहां मतलब शहंशाह लोग आए, अफगान वाले लोग आए, अफगानी पठान लोग आए। ठीक है, ये सब के सब भी तो हमारे भारत में रह गए ना, हमारे भारत में आकर बस गए, वो भी भारत के नागरिक हो गए। तो प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक इन सब लोगों की अपनी अलग अलग संस्कृति जो है वो हमारे भारत में है। ठीक है, हिंदुओं की अलग संस्कृति, जैन की अलग संस्कृति, ठीक है, मारवाड़ियों की अलग संस्कृति, मुसलमानों की अलग संस्कृति, अरब वालों की अलग संस्कृति, पारसियों की अलग संस्कृति, हिंदुओं की अलग संस्कृति। अब हिंदुओं में बहुत सारे वर्ग बटे हुए, उनकी अलग संस्कृति। ये सब संस्कृति जो है वो हमारे भारत को एक विशेष देश बनाता है। इतनी सारी संस्कृति जो है किसी दुनिया के किसी दूसरे देश में हमें देखने को नहीं मिलती, जो केवल भारत में देखने को मिलती है। तो ये जो सामाजिक संस्कृति है, मतलब मिली जुली जो संस्कृति है, अभी आप देखिए कल 1 तारीख है ना, कल मुसलमानों का बकरीद है, एक बहुत बड़ा त्योहार है उनके में, उसके 2 दिन बाद हमारा रक्षाबंधन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों के त्योहार से खुश नहीं है, हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, हम उसको भी मनाएंगे, इसके साथ रक्षाबंधन भी मनाएंगे। तो देखो, एक तरफ एक मुसलमानों का त्योहार है और दूसरे दिन मतलब 2 दिन के बाद हिंदुओं का त्योहार है। ये हमारे भारत की संस्कृति का हिस्सा है। आप पाकिस्तान चले जाइए, वहां केवल मुसलमानों की आपको संस्कृति देखने मिलेगी, त्योहार देखने को मिलेंगे, हिंदुओं की नहीं। आप चले जाइए वहां यूरोप में चले जाइए, वहां पर केवल ईसाइयों की संस्कृति देखने को मिलेगी, हिंदुओं मुसलमानों की संस्कृति देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग संस्कृति हमें देखने को मिलती है, तो इसको सामाजिक संस्कृति कहते हैं। इस सामाजिक संस्कृति जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और इसकी गौरवशाली परंपरा, मतलब मिलजुल कर साथ में मनाने की जो परंपरा है ना, उसके महत्व को हमें समझना है और उसका परिरक्षण करना। परिरक्षण मतलब उसको संरक्षित करना, उसको सुरक्षित करना है। और जो पहले से चली आ रही परंपरा है, ये संस्कृति के आधार पर उसी प्रकार की संस्कृति लेकर हमें आगे बढ़ना है और हमारे देश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसको गंगा जमुना की संस्कृति भी कहा जाता है, मतलब हिंदू और मुसलमानों की संस्कृति कहा जाता है। जितना हिंदुओं का हक है हमारे देश पर, उतना मुसलमानों का है, उतना जैन का है, उतना पारसियों का है, उतना सिख का है, उतना ईसाइयों का है। ठीक है, तो ये सब जो संस्कृति है ना, वो हमारे भारत देश की संस्कृति है। ठीक है, ये हमारे भारत देश की संस्कृति है। तो ये है मौलिक कर्तव्य नंबर 6। अब हम आगे बढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य नंबर 7। मौलिक कर्तव्य 7 हमें क्या बोलती है, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण आप सबको पता है, पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का वातावरण, इसको पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या है आपका वन। वन मतलब होता है जंगल, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उसकी हमें क्या करना है, रक्षा करना है। उसकी हमें क्या करना है, रक्षा करना है और गुड और संवर्धन करना। संवर्धन मतलब उसको बचाकर रखना है। और ये जितने भी प्राणी है ना, चाहे हमारे आसपास कुत्ते, बिल्ली, गाय जो भी दिखाई देते हैं, अगर वो प्यासा है, अगर वह भूखा है, तो हमसे जितना बन सके ना उसके प्रति हमें दया भाव दिखानी है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य 7 हमें क्या बोलती है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, इन सब की हमें सुरक्षा करना है और उसका संवर्धन करना, मतलब आगे बढ़ाने की उसको कोशिश करना है। और जितने भी प्राणी है उन प्राणियों पर हमें दया दिखानी है। ये जो है मौलिक कर्तव्य नंबर 7 जो है वो बोलती है।
चलिए ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य नंबर 7 हुआ। अब मौलिक कर्तव्य नंबर 8 हमें क्या बोलती है? देखिए मौलिक कर्तव्य 8 हमें क्या बोलती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, ठीक है, सुधार की भावना का विकास। मौलिक कर्तव्य 8 हमें क्या बताती है? मौलिक कर्तव्य 8 हमें बताती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास हमें करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? आप सबको पता है कि जब हमारा देश अंग्रेजों का जब गुलाम था ना, तो बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ परंपराएं थी जो अंधविश्वास पर आधारित थी। जैसे सती प्रथा, मैंने आपको बताया सती प्रथा में क्या होता था, ये बोल दिया जाता था भैया कि किसी की पति की मौत हो गई है तो इसको भी जिंदा जला दिया जाए, ये सती प्रथा थी। ठीक है, बाल विवाह प्रथा थी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी गंदी प्रथाएं थी। ठीक है, अब हम तो जब तक पढ़े नहीं थे तब तक ये सब चीज बढ़िया लगता था हमें, लेकिन आज के समय तो हम पढ़ लिख गए हैं ना, आज के समय तो हम ज्ञानवान हो गए हैं, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनानी है। हर जगह एक तर्क के आधार पर हमें सोचना है कि जो चीज हो रहा है वो चीज सही है नहीं। जैसे कि आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, एक आदमी जो है ना अपना हाथ दिखा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे हाथ में हमारी किस्मत होगी? हमारी किस्मत तो हमारे पढ़ाई लिखाई पर है ना। जितना हम पढ़ेंगे लिखेंगे, जितना हम तर्क करेंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे, उतना हमारा विकास होगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए हमें मानववाद का मतलब है मनुष्य के लिए सोचना। ठीक है, मानववाद का मतलब होता है मनुष्य के लिए सोचना, मनुष्य के सुख दुख उसके लिए सोचना, मनुष्य की बेहतरी के लिए सोचना, मनुष्य की जो परेशानियां हैं उसके हल करने के लिए सोचना, ये होता है मानववाद। मानववाद और ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन का मतलब है कि हमेशा हमें सीखते रहना है, हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। जितना हम सीखेंगे उतना हमारा दिमाग आगे बढ़ेगा, उतना हमारा बुद्धि का विकास होगा और उतना ही ज्यादा हम तर्क के साथ सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, और जितना भी हम सीखे ना उसमें निरंतर हमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहले ये माना जाता था कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर है, ये बोला जाता था ना, 8,848 मीटर ये बोला जाता था। लेकिन भैया आज तो 8,850 मीटर है। ठीक है, तो वो जो है ना उस पे हमेशा हमें सुधार करते रहना है, सुधारना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मौलिक कर्तव्य यही बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास हमें करना है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य 8। और मौलिक कर्तव्य 9 महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा देखिए। मौलिक कर्तव्य नंबर 9 ये क्या बताता है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति आप सबके सब छठवीं में पढ़े हो, सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति आप सबके सब लोगों ने पढ़ा है। तो सार्वजनिक संपत्ति क्या है भैया? सार्वजनिक संपत्ति मतलब देश की संपत्ति, सरकार की संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिस पर हम सभी का हक होता है। ठीक है, और हम सोचते हैं ये तो सरकारी है, सरकारी है, लेकिन भैया सरकारी है, लेकिन सरकारी है तो सरकार को कौन पैसा दे रहा है इसके लिए? आपके स्कूल के लिए कौन पैसा दे रहा है? आपके हॉस्पिटल के लिए कौन पैसा दे रहा है? आपके जो रेलगाड़ी चलती है, आपके जो स्मारक हैं जो सरकारी तौर पर स्थापित है, उनको उनके संरक्षण के लिए, उसकी स्थापना के लिए पैसा कौन देता है? वो हम ही देते हैं ना, किसी न किसी टैक्स के माध्यम से देते हैं। कोई इनकम टैक्स के माध्यम से देता है, कोई सेल टैक्स के माध्यम से देता है, कोई बिक्री कर के माध्यम से देता है। तो विभिन्न प्रकार के टैक्स के माध्यम से ही हम सरकार को पैसे देते हैं, और पैसे सरकार को जो पैसे देते हैं ना, हम रुपए टैक्स के रूप में देते हैं, उन्हीं रुपए पैसों से वो हमारे हितों के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के चाहे बस हो, सड़क हो, इन सब की स्थापना करते हैं ताकि हमें सुविधा मिल सके। ठीक है, ये सब चीज हो गया सार्वजनिक संपत्ति। और दूसरा बोला गया है कि हिंसा से दूर रहना है। तो हिंसा से दूर रहना है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें कभी भी किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। आप लोग देखे होंगे टीवी पिक्चरों में, कोई गाड़ी जला रहा है, कोई घरों में हिंसा कर रहा है, कोई कांच तोड़ रहा है, कोई बसों को जला रहा है। ऐसे चीजों से हमें बचना है और ऐसे चीजों से हमें दूर रहना है। मौलिक कर्तव्य नंबर 9 जो है वो हमें इस चीज को बताता है। मौलिक कर्तव्य 10 हमें क्या बताता है? व्यक्तिगत मतलब स्वयं से, मतलब अकेला एक व्यक्ति के रूप में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति जो है ना वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करता है, बहुत सारी पढ़ाई करता है, बहुत सारी नई नई चीजों को सीखता है,
वो बहुत सारी ऐसे ऐसे काम करता है जिससे उसको लगता है कि इससे मेरा आत्मिक विकास होगा और शारीरिक विकास होगा और मेरा बौद्धिक विकास होगा, वो सब काम करता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत हुआ। सामूहिक का मतलब हुआ कि हमें समूह में रहकर हमारे समाज के लिए अच्छा काम करना है, हमें समूह में रह के हमें स्कूल के लिए अच्छा काम करना है, समूह में रहकर हमें अपने देश के लिए अच्छा काम करना है। मतलब एक ऐसा कार्य करना है जिसकी वजह से हम उत्कर्ष की ओर आगे बढ़े। उत्कर्ष मतलब एक्सीलेंस, एक्सीलेंस बोलते हैं। मतलब होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है, तो बेस्ट से भी ऊपर हमें जाना है। ठीक है, अभी हम नीचे लेवल पर है, थोड़ा ऊपर लेवल पे जाना है, फिर ऊपर लेवल पे जाना है, फिर ऊपर लेवल पर जाना है। ये होता है उत्कर्ष। उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र की प्रगति होगी। अगर किसी देश में रहने वाला मानव अगर कोई काम करता है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाते या किसी अन्य दृष्टिकोण के नाते, तो वो देश उतना ही आगे बढ़ता है। मैं आपको फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का नाम लूंगा। वो तो अमेरिका का आदमी था, है कि नहीं है। वो अकेले अपने दम पर एक बहुत बड़ा एक फेसबुक कंपनी स्थापित किया। ठीक है, पहले तो इस कॉलेज लेवल पर उसको स्थापित किया था, कुछ कुछ दोस्तों के साथ ऑनलाइन रहने के लिए उसने फेसबुक का निर्माण किया, उसका कुछ और नाम था, लेकिन धीरे धीरे उसका डिमांड बढ़ते गया और आज फेसबुक देखिए कितना पूरे विश्व में करोड़ों लोग जो है वो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप जो है ना, वो भी मार्क जुकरबर्ग का ही है, बाद में उसको खरीद लिया था। तो एक व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ने के लिए फेसबुक का निर्माण किया और आज देखो विश्व में इतना आगे है कि उसके नाम पर अमेरिका जाना जाता है, क्योंकि वो अमेरिका का नागरिक है, उसके नाम पर अमेरिका जो है वो जाना जाता है। तो ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़। अब एप्पल की अगर मैं बात करूं, एप्पल मतलब आपका कंपनी है। अगर गूगल की मैं बात करूं तो गूगल जो है बहुत सारे लोगों के एक समूह था। ठीक है, गूगल अल्फाबेट उसकी एक वो कंपनी थी, पेरेंट कंपनी थी। कुछ लोगों ने अलग होकर उसको आगे इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया और आज देखिए गूगल कितनी बड़ी कंपनी है। तो व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक रूप से जो एक भागीदारी होती है वो व्यक्तिगत बुलंदियों तक तो पहुंचाते ही साथ उस देश, जिस देश में वह रहता है, उस देश को भी विकसित करने में अपना योगदान देता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नंबर 10 जो है वो हमें यह बोलती है। और सबसे अंतिम एक मौलिक कर्तव्य है, वो है माता पिता या संरक्षक के द्वारा अपने 6 से 14 साल तक के आयु के बीच के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था ना, वो 1 से लेकर के 10 मौलिक कर्तव्य ही उसमें जोड़े गए थे। लेकिन 2002 में 86वां मतलब 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो 2002 में हुआ था, उसमें इस मौलिक कर्तव्य नंबर 11 को जोड़ा गया, जो बोलता है कि हर माता पिता या कोई संरक्षक जो है ना, उसको अपने बच्चे जिसकी उम्र 6 से 14 साल तक का है, ऐसे बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उसको प्रदान करना है। मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बच्चों को देनी ही देनी है। ठीक है, उसके बाद स्थिति अलग है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा हर किसी को देनी है और उसमें किसी प्रकार से बच्चों में, लड़कों या लड़कियों में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये जो था वो हमारे मौलिक कर्तव्य, टोटल मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, 1 से लेकर के 11 मौलिक कर्तव्य थे। आशा है ये मौलिक कर्तव्य आप सबको समझ में आ गया होगा। मौलिक